प्रिया को जब होश आया तो वो अपने घर में थी। माँ, नीना और उसकी फ्रेंड पायल उसके बेड को घेर कर खड़े हुए थे। सभी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। प्रिया ने करहाते हुए कहा, मॉम, क्या हुआ मुझे? लेकिन माँ के जवाब देने से पहले ही एक आवाज प्रिया को सुनाई दी। आप बेहोशी की हालत में वहां सड़क पर पड़ी हुई थी मिस प्रिया। प्रिया ने चौंक कर देखा। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर कश्यप है मिस प्रिया। कल रात हमारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने आपको ग्रेवयार्ड के पास बेहोश पड़े देखा। इंस्पेक्टर कश्यप की बात सुनकर प्रिया को फौरन वो मंजर याद आ गया। वो खंडरनुमा लाइब्रेरी, मिस्टर डिमेलो नाम का वो अजीब व गरीब शख्स, आदित्य से वो रहस्यमय मुलाकात और फिर वही बच्चा। ये सब याद करके प्रिया एकदम से सिहर उठी। इंस्पेक्टर कश्यप ने कहा, रिलैक्स मिस प्रिया, आप अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, आप वहाँ ग्रेवयार्ड की तरफ क्या करने गई थी? और फिर वहाँ ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आप यूं बेहोश हो गई? क्या किसी ने आपके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश तो नहीं की? प्रिया ने फौरन जवाब दिया, नो इंस्पेक्टर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही थी तो वहाँ पुरानी लाइब्रेरी चली गई थी। लौटते वक्त थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो शायद चक्कर आ गया। बस इतना ही याद है मुझे। इस पर इंस्पेक्टर ने गौर से प्रिया की तरफ देखा, फिर बोला, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस प्रिया, आदित्य के मर्डर केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लूज मिले हैं। इनफैक्ट कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें। इसी के साथ इंस्पेक्टर ने एक बैग प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत ही हैरानी की बात है मिस प्रिया कि इस बैग में जितनी भी चीजें हैं वे हमें शहर के अलग अलग हिस्सों में लावारिस हालत में पड़ी मिली। अब पूरी कहानी तो मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीजें आपसे या आदित्य से बिलोंग करती हैं? इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने फौरन वो बैग उसके हाथ से ले लिया और उसे खोल कर देखा। बैग में जो कुछ भी था उसे देखकर प्रिया पूरी तरह से शॉक हो गई। सचमुच ही वे सारी चीजें प्रिया और आदित्य से ताल्लुक रखती थी। समय समय पर प्रिया और आदित्य ने एक दूसरे को जो गिफ्ट्स दी थी वो सब इस बैग में मौजूद थी। आदित्य की वो जैकेट भी थी जो प्रिया ने उसे पिछले बर्थडे पर गिफ्ट की थी। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। इंस्पेक्टर कश्यप ने कहा, जिस तरह आप हैरान हो रही हैं मिस प्रिया, ठीक वैसे ही पुलिस भी बुरी तरह से हैरान है कि आखिर ऐसा कौन करेगा। कौन है वो शख्स जो आपकी और आदित्य की इन चीजों को इस तरह से डंप कर रहा है और क्यों? इंस्पेक्टर की सवालिया नजरों का प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था और उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि आदित्य ने जो भी गिफ्ट्स प्रिया को दी थी वे सब प्रिया ने बहुत ही केयरफुली अपनी वार्डरोब में रखा था। तो फिर वहां से यूं गायब होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लावारिस हालत में कैसे पड़ी मिली? किसने प्रिया की वार्डरोब में से इन्हें चुराया होगा? इंस्पेक्टर कश्यप ने आके कहा, पहली नजर में तो ऐसा लगता है मिस प्रिया कि आपके और आदित्य के बीच कोई तीसरा शख्स भी था। कोई ऐसा शख्स जो नहीं चाहता था कि आपकी और आदित्य की शादी हो या आपके और आदित्य के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन बन सके, बीट फिजिकली और इमोशनली। और पुलिस को शक है कि उसी शख्स ने आदित्य का मर्डर किया है और उसी ने आपकी और आदित्य की इन चीजों को डंप करने की कोशिश की है। इससे तो लगता है कि मानो वो शख्स आदित्य का पूरा वजूद ही मिटा देना चाहता था। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर नीना, पायल और माँ बहुत ही हैरान थी, जबकि प्रिया अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर कश्यप ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है मिस प्रिया, अब मैं आपसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगा। फिलहाल आप आराम कीजिए, लेकिन हाँ, अब आप दोबारा उस पुराने ग्रेवयार्ड या उस लाइब्रेरी की तरफ अकेले मत जाइएगा। वो जगह रात में नहीं बल्कि दिन में भी बहुत सुनसान रहती है। अक्सर वहाँ कई तरह के क्राइम होते रहते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इंस्पेक्टर के जाने के बाद
माँ ने बहुत ही परेशान होते हुए पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अचानक आदित्य हमें छोड़कर चला गया, फिर आज तेरे साथ ये सब हुआ। हम सो वरिड प्रिया। इस पर प्रिया ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम और नीना जाकर सो जाओ। आई नीड सम रेस्ट एंड मैं पायल से कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ और नीना कमरे से बाहर चले गए। पायल ने प्रिया को सवालिया नजरों से देखा तो प्रिया ने एक झटके के साथ कहा, पायल आदित्य जिंदा है। व्हाट? पायल का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। यस पायल। प्रिया बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात कहते हुए बोली, मैंने उसे देखा है, उसकी बातों को सुना है, उसे छुआ है, उसे महसूस किया है, उसे किस किया है पायल, और उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। एंड ही इज अलाइव, वो जिंदा है। पायल ने उसे हैरानी के साथ कहा, आर यू मैड? ये क्या बकवास कर रही है यार तू? ये कैसे पॉसिबल है? हमने खुद अपनी आंखों से आदित्य की डेड बॉडी देखी है। ही इज नो मोर। नहीं। पायल की बात को बीच में ही काटकर प्रिया ने कहा, वो अभी भी जिंदा है प्रिया, और मैं सच कह रही हूँ। ये बात मैंने मॉम को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें कभी यकीन नहीं होगा और वो ये सब सुनकर बेकार ही टेंस्ड हो जाएंगी। पर बिलीव मी पायल, मैं सच कह रही हूँ, मैं कल रात सचमुच आदित्य से मिली थी। इसके बाद प्रिया थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, मैं उसे अपने साथ भी लाना चाहती थी पायल, लेकिन उसने मना कर दिया। और पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। पायल, मुझे लगता है कि आदित्य जरूर बहुत बड़ी डेंजर में है। ये इंस्पेक्टर एकदम सच कह रहा था पायल, कि कोई है जो मेरे और आदित्य के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। कोई है जो मुझे मेरे आदित्य से मिलने नहीं देना चाहता। उसने आदित्य को अपने चंगुल में फंसा रखा है पायल, और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। फिर उसे वापस भी लाना होगा पायल, वरना मैं अपने आदित्य को एक बार फिर से खो दूंगी। इतना कहते कहते प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और सिसकने लगी। पायल को अभी भी प्रिया की इन सब बातों पे जरा भी यकीन नहीं था, और होता भी कैसे, ये सब बातें किसी के भी गले नहीं उतरेंगी। लेकिन इस वक्त प्रिया की सिचुएशन को देखकर पायल उसे दिलासा देते हुए बोली, ओके प्रिया, तू चिंता मत कर, एवरीथिंग विल बी फाइन। इसके बाद पायल ने थोड़े कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगी कल। प्रिया ने पूछा, कहाँ? पायल थोड़े रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं बताऊंगी तुझे, लेकिन तेरी प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास। प्रिया को ऐसे ही हैरानी में छोड़कर पायल वहां से चली गई। प्रिया ने एक बार फिर उस बैग को देखा जो इंस्पेक्टर कश्यप उसे देकर गया था। उनमें रखी हुई चीजें देखकर प्रिया एक बार फिर से इमोशनल हो गई। आदित्य की वो जैकेट निकालकर पागलों की तरह उसे चूमने लगी। ओह मेरे आदि, वापस आ जाओ मेरे आदि। इसके बाद प्रिया उस जैकेट को अपने सीने से लगाए हुए कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन पायल सुबह सुबह ही प्रिया के घर उसे पिक करने आ गई थी। प्रिया अभी काफी क्यूरियस थी कि पायल आखिर उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन उसने उससे कुछ पूछा नहीं। मगर पायल ने कार ड्राइव करते हुए उससे एक सवाल किया, अच्छा प्रिया, वैसे तुम कल उस लाइब्रेरी में क्या करने गई थी? वहां तो शायद ही कोई जाता है। प्रिया ने थोड़े ठंडे लहजे में कहा, एक किताब की तलाश में गई थी वहां। एक्चुअली पायल, पता नहीं क्यों मुझे एक किस्म का इंट्यूशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डैड और आदित्य के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। और मेरे बेडरूम में जो डैड की फोटो लगी हुई है ना, उसमें उनके हाथ में एक बड़ी सी मिस्टीरियस सी बुक थी। एंड आई थिंक कि वही एक किताब एक जरिया है आदित्य को पाने का। तभी पायल ने गाड़ी रोक दी। प्रिया ने देखा कि ये पुराना सा बंगला था जहां वो इस वक्त खड़े थे। प्रिया ने पायल से पूछा, ये तू मुझे कहाँ ले आई? तभी उसका ध्यान बंगले पर लगी नेम प्लेट पर गया, डॉक्टर सक्सेना साइकियाट्रिस्ट। ये देखते ही प्रिया को फौरन सारी बात समझ में आ गई। वो गुस्से में बोली, व्हाट इज दिस पायल, तुम मुझे डॉक्टर एक साइकियाट्रिस्ट के पास लाई हो? व्हाट डू यू थिंक, मैं पागल हूँ क्या? मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ है? हाँ। इसके बाद प्रिया वापस गाड़ी में बैठते हुए बोली,
दिस इज टू मच पायल। मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। मुझे लगता था कि कम से कम तू तो मेरी बातों पर यकीन करेगी, लेकिन तूने भी मुझे नहीं समझा। प्रिया का ये एटीट्यूड देखकर पायल उसे फौरन समझाते हुए बोली, देख प्रिया, मैं तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ और इसीलिए मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती यार। मैं जानती हूँ कि आदित्य के चले जाने से जो ट्रॉमा तू झेल रही है ना, उससे तुझे जल्द से जल्द बाहर निकलने का मेरे पास यही एक रास्ता निकला, क्योंकि मैं तुझे फिर से वैसे ही हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। कल तू जिस तरह की बातें कर रही थी ना, उसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था प्रिया। और जानती है, ये सब मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। तो धीरे धीरे डिल्यूजन का शिकार होती जा रही है एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड राइट नाउ। सो प्लीज यार प्रिया, तू एक बार मेरे साथ कहने पर डॉक्टर अंकल से मिल तो ले। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी तेरे दिमाग में है, तू बस उन्हें एक बार सब कुछ बता दे यार, प्लीज। लेकिन पायल की इन बातों को सुनकर भी प्रिया का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि पायल ने उसे चीट किया है। उसकी बातों को समझने का नाटक करके वो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लाई है, जैसे प्रिया की दिमागी हालत ठीक न हो। जब किसी भी तरह डॉक्टर के पास वो जाने को तैयार नहीं हुई तो पायल ने उससे कहा, मैं तुझे आदि का वास्ता देती हूँ यार प्रिया, जस्ट फॉर हिज सेक, अपने आदित्य की खातिर तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। आदित्य के जिक्र ने अब प्रिया को कमजोर कर दिया। वो ना चाहते हुए भी बहुत ही बेमन से गाड़ी से बाहर आई। इस पुराने बंगले के अंदर घुसते ही सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आया, जो पायल को पहले से ही जानता था। उसने कहा, पायल बिटिया, डॉक्टर साहब तो अंदर अपने स्टडी रूम में है और तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। पायल प्रिया को लेकर अंदर चली गई। डॉक्टर सक्सेना थोड़े बुजुर्ग थे। वो एक रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कभी कभी किसी जान पहचान वाले पेशेंट्स को देख लेते थे, वरना तो उनका सारा वक्त पढ़ने लिखने में ही बीतता था। एक सिक्योरिटी गार्ड और एक केयर टेकर के साथ डॉक्टर सक्सेना इस बड़े से बंगले में अकेले ही रहते थे। इस वक्त भी वो कुछ लिखने में ही बिजी थे। प्रिया और पायल को देखते ही उन्होंने कहा, तो पायल, यही है तुम्हारी वो फ्रेंड प्रिया? पायल मुस्कुराते हुए बोली, यस अंकल, और आप इससे बातें कीजिए, मैं लिविंग रूम में वेट करती हूँ। पायल के जाने के बाद प्रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर के सामने बैठ गई। डॉक्टर सक्सेना ने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा, फिर थोड़े सीरियस लहजे में बोले, देखो, मुझसे कुछ भी बात छुपाना मत, और ना ही ये सोचना कि मैं तुम्हारी उन बातों पर यकीन नहीं करूंगा या तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। सो प्लीज वो सब कुछ बताओ जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। प्रिया को डॉक्टर की ये बात सुनकर काफी तसल्ली मिली और उसने उन्हें शुरू से लेकर सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से आदित्य से उसकी शादी होने वाली थी और किसी तरह से अचानक आदित्य की डेथ हो गई, और फिर किस तरह से वो कल शाम पुरानी लाइब्रेरी गई और जब वहां से वापस लौट रही थी तो किस तरह ग्रेवयार्ड के पास उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। प्रिया की ये बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना ने इनकार में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नो प्रिया, तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपा रहे हो, मुझे असली बात बताओ। प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर डॉक्टर को ये सब कैसे पता कि प्रिया उनसे कुछ छुपा रही है। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, ओके सर, तो सुनिए। शादी से पहले मैंने और आदित्य ने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, यानी हमने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन द वेरी नेक्स्ट आदित्य वहां से गायब था और थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चला कि आदित्य की डेथ तो एक दिन पहले ही हो चुकी है, यानी कि हमारी सुहागरात से भी पहले। ये सुनकर डॉक्टर सक्सेना की आंखों में अचानक कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस उभरने लगे। प्रिया ने आगे कहा, एंड सर, उसके बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक ही दिन में 9 मंथ की प्रेगनेंसी को एकदम साफ साफ महसूस किया। और यही नहीं, मुझे लगता है कि मैंने एक बच्चे को जन्म भी दिया है, एंड ही इज द डीमन, वो एक शैतान है। मैंने उसे पैदा होते ही एक 6-7 साल के बच्चे में बदलते हुए देखा है सर। ये कहते कहते अचानक प्रिया रुक गई। उसने देखा कि डॉक्टर सक्सेना लगातार प्रिया की आंखों में देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ लगातार अपने सामने रखे एक राइटिंग पैड पर चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी बहुत ही आड़ी तिरछी लाइंस उस पैड पर ड्रॉ करते जा रहे थे। प्रिया ने धीरे से उन्हें पुकारा, सर। डॉक्टर सक्सेना ने फौरन प्रिया को अपना राइटिंग पैड दिखाते हुए कहा,
सी हियर प्रिया, क्या तुमने इस निशान को कहीं देखा है? प्रिया ने देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर सक्सेना ने अपने राइटिंग पैड पर वही तिकोना निशान बनाकर रखा था। अचानक डॉक्टर सक्सेना लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, प्रिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम कल फिर मेरे पास आना, अभी जाओ यहाँ से। प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही डॉक्टर सक्सेना अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उनका जिस्म देखते ही पसीने से लथपथ हो चुका था। प्रिया बुरी तरह से डर गई और ठीक उसी वक्त उसने महसूस किया कि जैसे इस कमरे का टेम्परेचर तेजी से कम होता जा रहा था। डॉक्टर ने बुरी तरह लड़खड़ाते हुए कहा, यहाँ से जाओ प्रिया, जस्ट गो होम राइट नाउ, जितनी जल्दी हो सके, सेव योर प्रीशियस मेमोरीज, जाओ। फिर अचानक डॉक्टर ने अपने राइटिंग पैड का वो पेज फाड़कर प्रिया की तरफ फेंकते हुए कहा, फाइंड दिस। और इसी के साथ डॉक्टर सक्सेना वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर पड़े। प्रिया के मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जिसे बाहर लिविंग रूम में बैठी पायल ने तेजी से सुना। वो दौड़ती हुई अंदर आई। ये चीख सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर साहब के केयरटेकर ने भी सुनी थी। वो दोनों भी तेजी से अंदर भागे। पायल डॉक्टर सक्सेना की हालत देखकर चिल्ला उठी, ओह माय गॉड, जल्दी हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। केयरटेकर फौरन हॉस्पिटल फोन करने लगा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अचानक सर को क्या हो गया, आई डोंट नो। ओह पायल, टेक मी होम नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसी के साथ प्रिया लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे संभालते हुए पायल से कहा, बेटी तुम लोग जाओ यहाँ से, डॉक्टर साहब को हम संभाल लेंगे। दोनों का मन नहीं माना ऐसे जाने को। पायल और प्रिया अंकल को सिक्योरिटी गार्ड के साथ हॉस्पिटल लेकर गए। उन्हें वहां पहुंचाकर दोनों वहां से निकल गए। पूरे रास्ते प्रिया एकदम गुमसुम सी बैठी रही। डॉक्टर सक्सेना का दिया हुआ वो कागज अभी भी उसने अपने हाथ में बहुत ही कसकर पकड़ कर रखा था। पायल ने कहा, रिलैक्स यार प्रिया, डॉक्टर अंकल को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट है, तो बस एक माइल्ड अटैक आया होगा, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोच। प्रिया ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, नहीं पायल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे तू नहीं समझेगी, लेकिन हाँ, शायद डॉक्टर सक्सेना मेरी उन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए थे और वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। एक बार अंकल की तबीयत ठीक हो जाए, फिर मुझे दोबारा उनसे मिलना है। थैंक यू मुझे उनसे मिलवाने के लिए। इतना कहने के साथ ही प्रिया ने वो कागज पायल को दिखाना चाहा। तभी पायल का फोन बजने लगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए पायल ने बड़ी सावधानी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर पायल के होश उड़ गए। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसने प्रिया से कहा, केयरटेकर का फोन था, डॉक्टर सक्सेना इज नो मोर। पायल की ये बात सुनते ही प्रिया बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। फिर उसे डॉक्टर सक्सेना की बात याद आई, गो होम राइट नाउ प्रिया, सेव योर मेमोरीज। प्रिया के दिमाग में एक तेज धमाका सा हुआ। उसने पायल से कहा, स्पीड बढ़ा, मुझे घर जाना है जल्द से जल्द। प्रिया जब घर पहुंची तो वहां ना माँ थी और ना ही नीना। शाम हो चुकी थी तो माँ इवनिंग वॉक के लिए चली जाती थी और नीना अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो गई थी। प्रिया बहुत ही खामोशी से घर में एंटर हुई। सबसे पहले उसने किचन में जाकर पानी पिया। फिर वो बहुत ही थके थके से कदमों से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। पूरे घर में इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। प्रिया ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर जैसे उसके दिलो दिमाग पर कोई बिजली से गिर गई। बेडरूम के बीचों बीच वही बच्चा खड़ा हुआ था। फर्श पर वही बैग पड़ा हुआ था जिसे आज इंस्पेक्टर कश्यप ने प्रिया को दिया था। उस बच्चे के हाथ में आदित्य की वही जैकेट थी और दूसरे हाथ में लाइटर। ये लाइटर भी प्रिया ने कभी आदित्य को गिफ्ट किया था। बच्चे के होठों पर बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट थी जो प्रिया को देखते ही और भी गहरी हो गई और फिर उसने देखते ही देखते आदित्य की जैकेट में आग लगा दी। प्रिया तो मानो एकदम पत्थर के बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। इस बार तो उसके मुंह से कोई चीख भी नहीं निकल सकी। वो बस फटी हुई आंखों से उस बच्चे की और आदित्य की जलती हुई जैकेट देख रही थी। इसके बाद उस बच्चे ने एक एक करके उस बैग में रखी तमाम चीजों को बाहर निकाला
और उस जलती हुई जैकेट के ऊपर डालने लगा। और ऐसा करते वक्त उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। प्रिया के कानों में अभी भी डॉक्टर सक्सेना के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, सेव योर मेमोरीज। यानी डॉक्टर सक्सेना को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। यानी वो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, लेकिन कैसे? आदित्य से जुड़ी उन यादों को यूं इस तरह जलते देखकर प्रिया की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर अपने घुटनों पर गिर गई। फिर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। तभी वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से प्रिया के आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, देख मैंने सब जला डाला है, अब तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता माँ। बच्चे की इस हरकत पर प्रिया एकदम से बिफर गई और उसे दूर धकेलते हुए बोली, दूर रह मुझसे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू है मेरी माँ। अचानक उस बच्चे के मुंह से वही जानवरों वाली गुर्राहट निकली, और मैं अपने हिस्से की ममता तुझसे लेकर रहूंगा। इसके बाद उस बच्चे ने अपना हाथ प्रिया की गर्दन की तरफ बढ़ाया। प्रिया बुरी तरह सहम उठी, क्योंकि वो हाथ किसी बच्चे के लिए नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर के थे। बड़े बड़े पंजे और बहुत ही पैनीदार नाखून। सुन माँ, बच्चा गुर्राया, अगर दोबारा तूने उस आदित्य को याद करने की जरा भी कोशिश की और तू उससे मिलने उस रोशनी की दुनिया में दोबारा गई तो याद रख, मैं वहां भी आ जाऊंगा और तेरे आदित्य का बचा बुचा सारा वजूद मिटा डालूंगा। इसी के साथ वो प्रिया से लिपट गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, तू बस मेरी है माँ, इसके अलावा तू कुछ भी नहीं है। प्रिया खुद को बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, सिवाय इसके कि आदित्य की उन निशानियों को जलते हुए देखती रहे और खुद से लिपटे बच्चे को वो बर्दाश्त करती रहे। वो अपने होश हवास खो बैठी थी। यानी अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। ये कोई डिल्यूजन नहीं था। प्रिया का एक ही दिन में 9 मंथ प्रेग्नेंट होना, फिर इस शैतान बच्चे को जन्म देना, ये सब कुछ हकीकत में हुआ था। पता नहीं प्रिया कितनी देर तक ऐसे ही अपने घुटनों के बल बैठी अपनी और आदित्य की उन यादों को जलकर राख होते देखती रही, और पता नहीं कितनी ही देर तक वो बच्चा प्रिया से लिपटा रहा। प्रिया को होश तब आया जब माँ ने उसे झंझोड़ा, बेटा ये सब क्या है? माँ हैरान थी, क्योंकि प्रिया के बेडरूम में राख ही राख बिखरी हुई थी। प्रिया को एक तेज झटका लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, वो बच्चा अब वहां नहीं था। ये तूने क्या किया प्रिया? माँ ने फटी हुई आंखों से उसे देखते हुए पूछा, तूने अपनी और आदित्य की इन सब चीजों को क्यों जला डाला? अब प्रिया शॉक्ड थी। वो माँ से क्या कहे, कैसे उसे समझाए कि ये सब उसने नहीं बल्कि एक हैवान ने किया है, जो एक परछाई की तरह, एक भयानक साए की तरह उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। क्या वो माँ को सब कुछ सच सच बता दे, अपनी उस सुहागरात के बारे में जो उसने आदित्य के साथ नहीं बल्कि एक शैतान के साथ मनाई, और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में, और उस शैतान के बच्चे के बारे में जिसे प्रिया ने अपनी कोख से जन्म दिया है? लेकिन नहीं, प्रिया अचानक से हिल उठी, क्योंकि उसे अभी भी उसी ठंडेपन का एहसास हो रहा था। किसी की बर्फीली सांसें उसकी गर्दन से अभी भी टकरा रही थी। यानी वो बच्चा अभी भी यही है, वो बस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है, और वो प्रिया पर बराबर नजर रखे हुए था। माँ बहुत ही वरिड लग रही थी। बोलो ना बेटा, ये सब क्या किया तुमने? प्रिया ने फौरन अपने सर को एक तेज झटका देते हुए कहा, वो मैं अब आदित्य और अपनी किसी भी मेमोरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मुझे ये यादें हॉन्ट करती हैं, तो मैंने जला डाला सब कुछ। अब आदित्य और मेरे बीच जो कुछ था वो सब राख बन चुका है। इसके बाद प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अब मैं काफी रिलैक्स हूँ माँ,
खुद को एकदम नॉर्मल महसूस कर रही हूँ। बहुत हो गया आदित्य को लेकर ये सब रोना धोना। अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। माँ यूं तो अब भी बहुत हैरान थी। उसे प्रिया की इन बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। आदित्य को दिलो जान से प्यार करने वाली प्रिया उसकी निशानियों को यूं खत्म कर डालेगी, लेकिन माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रिया खुश थी, और प्रिया इस वक्त खुश नजर आ रही थी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, ये सब करना तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट जो चीज तुझे खुश रख सकती है बस वही सही है प्रिया। डू एज यू वॉन्ट टू डू। मैं तेरे हर डिसीजन में तेरे साथ हूँ। जैसे ही माँ ने प्रिया को गले लगाया, वैसे ही प्रिया का मन किया कि वो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उसने फौरन खुद पर कंट्रोल किया और फिर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। और उसी वक्त प्रिया ने महसूस किया कि अभी जो बर्फीला ठंडापन उसके इर्द गिर्द था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। यानी वो बच्चा अब वहां से जा रहा था। शायद उसे भी प्रिया पर अब यकीन हो गया था कि प्रिया अब दोबारा आदित्य को याद करने की कोशिश नहीं करेगी और उस रोशनी की दुनिया के आसपास तो कभी नहीं जाएगी। उस रात प्रिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक सवाल रह रहकर उसके दिमाग में शोर मचा रहा था। आखिर डॉक्टर सक्सेना का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है? ये सोचते हुए उसके मन में एक और सवाल आया, क्या डॉक्टर सक्सेना को सच में कार्डियक अटैक आ रहा था? क्योंकि प्रिया ने जैसे ही उन्हें उस शैतान और बच्चे के बारे में बताया था, वो एकदम से एबनॉर्मल हो गए थे। यानी उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था। वो जानते थे उस शैतान को और इस बच्चे को। तो अब ये क्लियर है कि डॉक्टर सक्सेना को कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था। इसी के साथ एक पहेली और भी थी जो अनसुलझी थी। वो तिकोना निशान जो डॉक्टर सक्सेना ने अपने राइटिंग पैड पर बनाकर प्रिया को दिखाया था, वैसा ही निशान उस शैतान के पास देखा था प्रिया ने, और वही त्रिकोण इस बच्चे के जिस्म पर भी है। लेकिन ये निशान उस किताब पर क्यों है जो उसके डैड से बिलोंग करती है? तो क्या डैड भी इन सब चीजों के बारे में जानते थे? और क्या डॉक्टर सक्सेना और डैड के बीच कोई कनेक्शन है? लेकिन प्रिया ने तो कभी अपने डैड से डॉक्टर सक्सेना का जिक्र नहीं सुना था। डैड और डॉक्टर सक्सेना में एक चीज तो कॉमन थी, प्रिया ने अपने आप से कहा, और वो चीज थी वो तिकोना निशान। और जिस तरह से डैड की उस रहस्यमय किताब पर वो निशान बना हुआ था, उससे लगता है कि डैड उस पर कोई रिसर्च कर रहे थे। इसी के साथ प्रिया की नजर एक बार फिर से अपने डैड की उस तस्वीर पर गई। उसे लगा जैसे डैड उसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रिया मन में डैड को याद करने लगी। डैड की लाइफ हमेशा से थोड़ी सी मिस्टीरियस रही है। वो मॉम को कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते थे, और उनकी डेथ भी तो एक मिस्ट्री ही थी। अभी तक कोई नहीं जान पाया कि डैड के साथ अचानक क्या हुआ था कि वो यूं हमें छोड़कर चले गए थे। तभी प्रिया को एक झटका लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ डॉक्टर सक्सेना के साथ हुआ था ठीक वही सब डैड के साथ भी हुआ हो? जैसे मरने के पहले डॉक्टर सक्सेना मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वैसे डैड भी कुछ कहना चाहते हो। वैसे भी मैं जब भी डैड को देखती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके मन में कोई बात है जो लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी जुबान पर नहीं आ रही। लेकिन डैड अक्सर इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते थे। अपने डैड को याद करते करते प्रिया को अचानक अपने बचपन की बात याद आने लगी। डैड मेरे और नीना के साथ एक गेम खेलते थे। वो जब भी हमारे लिए कोई गिफ्ट लाते थे तो उसे कहीं छुपा दिया करते थे, लेकिन बहुत से क्लूज छोड़ दिया करते थे। जैसे कहीं कागज की स्लिप पर कोई रिडल लिखकर छोड़ देते थे, तो कभी कोई अजीब सा मैप बनाते थे, और मैं हर बार डैड के उन क्लूज को एकदम सही डिकोड कर लेती थी और उस गिफ्ट को हासिल कर लेती थी। ये सोचते सोचते प्रिया के दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ। प्रिया ने खुद से कहा, ओह माय गॉड, डैड की तस्वीर कब से मेरे रूम में है, लेकिन कल पहली बार मैंने इसे इतने गौर से देखा। इसमें जो किताब है उस पर बना तिकोन निशान मुझे कल नजर आया। ये शायद कोई क्लू था जिसे अनजाने में ही डिकोड करते करते मैं उस लाइब्रेरी तक पहुंची थी जहां मुझे डिमेलो मिला था, और फिर मेरी मुलाकात आदित्य
यानी मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट, यानी डैड मेरे लिए कुछ क्लोज छोड़कर गए हैं ताकि मैं अपना सबसे कीमती तोहफा अपने आदित्य को फिर से हासिल कर सकूं। यानी डैड को ऑलरेडी सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन डैड आदित्य की मौत, उस शैतान और उसके बच्चे के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। प्रिया बहुत हैरत में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत ही बड़ी रिडल का एक हिस्सा सॉल्व कर लिया था। मुझे कल डिमेलो से मिलना होगा किसी भी कीमत पर, प्रिया ने मन ही मन डिसीजन लेते हुए कहा। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। अगले दिन प्रिया माँ को कुछ बिना बताए सीधा उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ चली गई। इंस्पेक्टर कश्यप की बात एकदम सही थी। शहर का ये वाला हिस्सा रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी बहुत सुनसान रहता है। दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पर छोटा सा बाजार था, लेकिन वहाँ भी तकरीबन सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया को देखकर बहुत ही निराशा हुई कि वो लाइब्रेरी बंद थी। अब मैं उस डिमेलो को कहाँ तलाश करूंगी? ये सोचते हुए प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे वही ग्रेवयार्ड नजर आया। कल इसी जगह पर तो उसकी आदित्य से मुलाकात हुई थी। प्रिया को जैसे ही ये बात याद आई, उसे वो बच्चा भी याद आने लगा। इसी के साथ उस बच्चे की वो धमकी भी कि अगर प्रिया ने फिर कभी आदित्य को याद करने या उस तक पहुंचने की कोशिश की तो वो आदित्य के बचे कुछ वजूद को भी पूरी तरह से मिटा देगा। प्रिया एकदम से सिहर उठी। कहीं वो बच्चा इस वक्त मेरे आसपास तो नहीं? घबराई हुई प्रिया ने एक बार फिर से अपने आसपास देखते हुए खुद से ही सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस वक्त भी मुझ पर नजर रखे हुए हो? उस बच्चे के ख्याल से ही प्रिया के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत अपना ध्यान उस ग्रेवयार्ड की तरफ से हटाया और तेज तेज कदमों से बाजार की तरफ चल दी। इस वक्त बाजार में बस 4-5 दुकानें ही खुली थी और बस गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। प्रिया ने एक दुकान वाले से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर डिमेलो को जानते हैं? शॉपकीपर ने बहुत ही हैरानी से प्रिया को देखा, जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया हो। प्रिया ने जब अपना सवाल फिर से दोहराया तो उसने कहा, कौन डिमेलो? यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहता, लेकिन शायद पीछे वाली बस्ती में रहता हो। वो दिखने में कैसा है? प्रिया ने कहा, वेल, दिखने में वो थोड़ा अजीब से हैं, पर सर पर लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी सी दाढ़ी, पुराना सा गंदा सा ओवरकोट पहनते हैं। लेकिन प्रिया की बात पूरी होने से पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या काम है तुम्हें डिमेलो से? प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक हट्टा कट्टा पहलवान आदमी टाइप का वहां पर खड़ा हुआ था। प्रिया ने कहा, आई नीड टू सी हिम, मतलब मुझे उनसे मिलना है, एक जरूरी काम है। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ तुम्हें। उस आदमी ने प्रिया को बाजार की एक गली में आने का इशारा किया। प्रिया एक पल के लिए थोड़ा हेजिटेट हुई, फिर फौरन उस आदमी के साथ चल दी। ये गली काफी नैरो थी और आगे जाकर बंद हो गई थी। वहां अंधेरा भी बहुत था। वो आदमी रुका, फिर उसने बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखा। इसके बाद अचानक उसने एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। ये देखकर प्रिया के होश उड़ गए। चुप! वो आदमी गुर्राया, जरा भी चूंचा की ना तो काट कर इसी गली में फेंक दूंगा, किसी को तेरी लाश का पता भी नहीं चलेगा। मारे दहशत की प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आदमी ने प्रिया की गर्दन पर चाकू रखते हुए पूछा, बोल, उस डिमेलो को क्यों तलाश रही है तू? क्या काम है तुझे उससे? बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए लहजे में प्रिया ने कहा, वो कल उस पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे, उन्होंने मुझे किताब के बारे में। वो आदमी इस बार ऊंची आवाज में बोला, चुप! झूठ बोला ना तो जुबान खींच लूंगा। सच सच बता, क्या मामला है? इसी के साथ वो आदमी अपने चाकू को प्रिया की नाजुक गर्दन में थोड़ा और गहरे तक दबाने लगा। प्रिया दर्द से करा उठी और ठीक उसी वक्त ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे गली में कोई बिजली सी लपकी हो और अगले ही पल वो आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर से बुरी तरह खून निकल रहा था। लेकिन प्रिया ने साफ साफ देखा कि अचानक वहां गली में एक दूसरा शख्स आया था और उसने उस आदमी को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा था। इसके बाद उस शख्स ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। प्रिया ने फौरन उसे पहचान लिया। ये डिमेलो था। प्रिया ने हैरानी से पूछा,
मिस्टर डिमेलो, कौन था ये आदमी और ये आपके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहा था? डिमेलो ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये मेरा एक पुराना दुश्मन था, लेकिन उस आदमी को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में यूं पूछताछ क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे आपसे मिलना है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। इस पर डिमेलो उसे डांटते हुए बोला, सुनो लड़की, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से, ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम जैसी लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए। इसी के साथ डिमेलो तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन प्रिया तेजी से उसके पीछे आते हुए बोली, नो मिस्टर डिमेलो, मुझे किसी भी खतरे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि ये सच मेरी हंसती खेलती जिंदगी पर एक मनहूस साए की तरह मंडरा रहा है। ये धीरे धीरे मुझे पूरा निकल जाना चाहता है। ये सुनकर डिमेलो रुक गया, फिर प्रिया को देखते हुए बोला, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं एक मामूली सा शराबी आदमी हूँ बस। इतना कहकर डिमेलो ने अपनी जेब से विस्की का क्वार्टर निकाला, लेकिन वो खाली था। उसने झल्लाते हुए उसे सामने की दीवार पर दे मारा। ये देखकर प्रिया ने फौरन अपना वॉलेट निकालते हुए कहा, ये लीजिए, आप अपने लिए जितनी चाहे विस्की खरीद लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब ढूंढने में मदद कीजिए। मुझे अपने डैड और उस किताब के बारे में जानना है, और उस तिकोने निशान के बारे में। इस पर डिमेलो ने हंसते हुए कहा, ये पैसे तुम अपने पास रखो प्रिंसेस, ये मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे बस शराब चाहिए और उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। रही बात तुम्हारे डैड की, तो उन्हें बस मैंने एक दो बार उस लाइब्रेरी में आते जाते देखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, न उस किताब के बारे में और न ही किसी तिकोने निशान के बारे में। ये सुनकर प्रिया पहले तो खामोश हो गई, फिर उसने डिमेलो को घूरते हुए कहा, अच्छा मिस्टर डिमेलो, कल मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने गई थी, और जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो एकदम से एबनॉर्मल हो गए और देखते ही देखते उनकी डेथ भी हो गई। क्या आप इस बारे में भी कुछ नहीं जानते? डिमेलो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं जानता, न तुम्हारे डैड को और ना उस डॉक्टर सक्सेना को। डिमेलो का ये जवाब सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, आपकी चोरी पकड़ी गई मिस्टर डिमेलो, मैंने उस साइकियाट्रिस्ट का नाम तो लिया भी नहीं, लेकिन आपने खुद ही अपने मुंह से उसका नाम बोला, डॉक्टर सक्सेना। डिमेलो ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। वो अपनी इस गलती पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। प्रिया की आंखों से अब आंसू छलकने लगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मिस्टर डिमेलो, मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ, अपने प्यारे आदित्य को भी खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे एक उम्मीद होने लगी है कि मैं शायद अपने आदि से मिल सकती हूँ। प्लीज अगर आपको कुछ भी पता है तो मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, बदले में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। डिमेलो अब खामोश हो गया। शायद उसके भीतर कोई हलचल सी मच रही थी। फिर उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत इतनी कड़वी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये सुनकर प्रिया ने थोड़ी हैरानी से डिमेलो की तरफ देखा। डिमेलो ने ठंडे लहजे में कहा, सच तो ये है प्रिंसेस कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार खुद तुम्हारा बाप है। हैरानी से प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। व्हाट? डिमेलो अब थोड़ा सख्ती के साथ बोला, हाँ, खुद तुम्हारे बाप ने एक शैतान से सौदा किया था तुम्हारा, एक डील जिसके तहत तुम्हें उस शैतान के बच्चे की माँ बनना था। तुम्हारे बाप की इस डील की वजह से ही तुम्हारी शादी के ठीक पहले उस शैतान ने आदित्य को मार डाला और खुद आदित्य बनकर तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और आज तुम उसके बच्चे की माँ हो और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप है। प्रिया अब चिल्ला उठी, नहीं मिस्टर डिमेलो, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। कितना प्यार करते थे वो मुझे और मेरी बहन नीना को भी। डिमेलो ने उसी सख्ती के लहजे में कहा, ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे डैड और वो डॉक्टर सक्सेना किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए थे और उस सोसाइटी के और भी मेंबर्स हैं। ये लोग शैतानों को कई तरह की पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च करते हैं या पता नहीं किसी तरह की कोई प्रैक्टिस करते हैं,
और हाँ, एक दिन तुम्हारे डैड ने एक शैतान, एक डेमन को समन किया था। मेरा मतलब उन्होंने किसी चीज के बदले उस शैतान से तुम्हारा सौदा किया था। शैतान की शर्त ये थी कि वो अपने वक्त आने पर कुछ औलाद पैदा करेगा, और वो वक्त उस दिन आया जब आदित्य के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले, बहुत पहले तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी थी। प्रिया ये सब सुनकर अभी भी शॉक्ड थी। डेमेलो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम उस शैतान बच्चे की माँ हो और अब वो शैतान तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश के लिए मजबूर करेगा, और इसके लिए वो तुम्हारे दिलो दिमाग में आदित्य की सारी यादें मिटा देगा। उसका एक खास मकसद है जो वो तुम्हारे जरिए पूरा करवाना चाहता है, और जिस दिन उसका ये मकसद पूरा हो गया, उस दिन ऐसी भयानक तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक शैतान है जो बहुत बड़ी और बहुत भयानक साजिश रच रहा है, और इसकी वजह खुद प्रिया के डैड है, और अब वो साजिश प्रिया के जरिए अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। प्रिया ने पूछा, आखिर वो शैतान करना क्या चाहता है मिस्टर डेमेलो, और इसके लिए मुझे क्यों चुना? आखिर मैं ही क्यों? ऐसा क्या है मुझमें? डेमेलो ने बहुत ही निराशा के साथ कहा, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। ये सुनकर प्रिया एक पल के लिए खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या उस शैतान को रोकने का या उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? डेमेलो ने कहा, शैतान का मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं है प्रिंसेस, लेकिन हाँ, आने वाली इस तबाही को कुछ देर के लिए टाला जरूर जा सकता है। वैसे उसकी भी पूरी गारंटी नहीं है। प्रिया ने फौरन पूछा, कैसे टाला जा सकता है? इस पर डेमेलो ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, वो बच्चा, वो पैदा होते ही 6-7 साल का हो गया था। वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ग्रो अप होगा, लेकिन अगर उसकी इस ग्रोथ को रोक दिया जाए या डिले कर दिया जाए तो शायद वो तबाही भी उसी हिसाब से टल सकती है। प्रिया ने पूछा, बट हाउ? उस बच्चे की ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है? डेमेलो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता। इसका जवाब 2 ही शख्स दे सकते थे, एक तुम्हारे डैड और दूसरे डॉक्टर सक्सेना, लेकिन अफसोस वे दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी उस गली में एक आहट सी हुई। फौरन डेमेलो अलर्ट हो गया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता हुआ बोला, अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना, और हाँ, कभी कोई तुमसे मेरे बारे में पूछे भी तो उसे कुछ मत बताना। इसी के साथ डेमेलो तेजी से आगे बढ़ गया। प्रिया ने फौरन पूछा, वो वैसे आप असल में हैं कौन? क्या आप भी उसी सोसाइटी के कोई मेंबर हैं जिससे मेरे डैड और डॉक्टर सक्सेना भी कनेक्टेड थे? ये सुनकर डेमेलो मुस्कुराया और बड़े ही मिस्टीरियस अंदाज में बोला, नो प्रिंसेस, मैं एक मामूली शराबी हूँ। और इतना कहने के साथ ही डेमेलो तेजी से चलता हुआ उस अंधेरी गली में कहीं गुम हो गया।